मम्मी चाय। सरिता ने विभा को चाय देते हुए ट्रे उनके पास रखी तो उन्होंने पूछा, विनय आ गया? हाँ अभी आए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, विभा ने कहा तो सरिता ड्राइंग रूम में आकर विनय के साथ बैठकर चाय पीने लगी। विनय ने सरिता को बताया, परसों अखिला आंटी आ रही हैं, उनका फोन आया था, जाकर मम्मी को बताता हूं, मम्मी खुश हो जाएंगी। सरिता जानती थी कि अखिला आंटी और मम्मी का साथ बहुत पुराना है। दोनों मेरठ में एक ही स्कूल में वर्षों अध्यापिका रही हैं। विभा तो 1 साल पहले रिटायर हो गई थी। अखिला आंटी के रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष हैं। सरिता अखिला से मेरठ में कई बार मिली है। विभा रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ लखनऊ में ही रहने लगी है। विनय के साथ साथ सरिता भी विभा के कमरे में आ गई। विनय ने मां को बताया, मम्मी अखिला आंटी किसी काम से लखनऊ आ रही हैं, हमारे यहां भी 2-3 दिन रहकर जाएंगी। विभा ये जानकर बहुत खुश हो गई। बोली, कई महीनों से मेरठ का चक्कर नहीं लगा, चलो अब अखिला आ रही है तो मिलना हो जाएगा। मेरठ तो समझो अब छूट ही गया। विनय ने कहा, क्यों मां, यहां खुश नहीं हो क्या? फिर पत्नी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? विभा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम करते करते थक जाती हूँ। सरिता तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दोनों अपने रूम में आ गए। उन दोनों के बच्चे यश और समृद्धि भी स्कूल से आ चुके थे। सरिता ने उन्हें भी बताया, दादी की बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं, वो बहुत खुश है। अखिला आई, उनसे मिलके सब बहुत खुश हुए। सबको उनसे हमेशा अपनत्व और स्नेह मिला है। मेरठ में तो वे एक घर की सदस्या की तरह ही रहती थी। एक ही गली में अखिला और विभा के घर थे। सगी बहनों की तरह प्यार है दोनों में। चाय नाश्ते के दौरान अखिला ही ज्यादा बातें करती रहीं, अपने और अपने परिवार के बारे में बताती रहीं। मेरठ में वे अपने बहू बेटे के साथ रहती हैं। उनके पति रिटायर हो चुके हैं, लेकिन किसी ऑफिस में अकाउंट्स का काम देखते हैं। विभा कम ही बोल रही थी। अखिला ने उन्हें टोका, विभा तुझे क्या हुआ है? एकदम मुरझा गई है। कहां गई वो चुस्ती फुर्ती? थकी थकी सी लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुझे ऐसे ही लग रहा है, विभा ने कहा। मैं क्या तुझे जानती नहीं? दोनों बातें करने लगी तो सरिता डिनर की तैयारी में व्यस्त हो गई। वो भी सोचने लगी कि मम्मी जब से लखनऊ आई हैं बहुत बुझी बुझी सी क्यों रहने लगी हैं। उनके आराम का इतना ध्यान तो रखती हूं मैं। हमेशा मां की तरह प्यार और सम्मान दिया है उन्हें, और वे भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हमारा रिश्ता बहुत मधुर है। देखने वालों को तो अंदाजा ही नहीं होता कि हम माँ बेटी हैं या सास बहू। फिर मम्मी इतनी बेझिल सी क्यों रहती हैं? यही सब सोचते सोचते वो डिनर तैयार करती रही। डिनर के बाद अखिला ने विभा से कहा, चल थोड़ा टहल लेते हैं। टहलने का मन नहीं है, चल मेरे रूम में, वहीं बैठ के बातें करेंगे, विभा ने कहा। विभा तुझे हो क्या गया है? तुझे तो आदत थी ना खाना खाकर इधर उधर टहलने की। आंटी अब तो मम्मी ने घूमना टहलना सब कुछ छोड़ दिया है, बस डिनर के बाद टीवी देखती हैं। सरिता ने अखिला को बताया तो विभा मुस्कुरा भर दी। मैं ये क्या सुन रही हूं विभा? अखिला, मेरा मन नहीं करता। भाई मैं तुम्हारे साथ रूम में घुसकर बैठने नहीं आई हूं, चुपचाप टहलने चल, और मुझे कल लखनऊ घुमा लेना। थोड़ी शॉपिंग करनी है, बहू ने चिकन के सूट मंगाए हैं। सरिता ने कहा, आप मेरे साथ चलना आंटी, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, वे आराम कर लेंगी। अगले दिन अखिला विभा को जबरदस्ती बाजार लेकर गई। दोनों लौटी तो खूब खुश थी। विभा भी सरिता के लिए एक सूट लेकर आई थी। डिनर के बाद भी अखिला विभा को घर के पास बने गार्डन में टहलने ले गई। विभा बहुत फ्रेश थी, सरिता को अच्छा लगा। विभा का समय बहुत अच्छा बीता था। विभा को लेकर अखिला बहुत चिंतित थी। वो चाहती थी कि विभा पहले की तरह चुस्त दुरुस्त हो जाए, पर यह इतना आसान ना था। जिस दिन अखिला को वापस जाना था, वे सरिता से बोली, बेटा कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। कहिए ना आंटी, मेरे साथ गार्डन में चलो, वहां बैठकर अकेले में बात करेंगे। दोनों घर के सामने बने गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गईं। सरिता, विभा बहुत बदल गई है, उसका ये बदलाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ आंटी, मम्मी बहुत डल हो गई है यहाँ आकर, जबकि मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। उन्हें कोई काम नहीं करने देती, कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पर, फिर भी पता नहीं क्यों दिन पर दिन शिथिल सी होती जा रही हैं। यही तो गलती कर दी तुमने बेटा। तुमने उसे सारे कामों से छुट्टी देकर उसके जीवन के उद्देश्य और उपयोगिता को ही खत्म कर दिया। अब वो अपने आप को अनुपयोगी मानकर अनमनी सी हो गई है। उसे लगता है कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। मुझे पता है कि तुम तो उसके आराम के लिए ही सोचती हो, लेकिन हर बार इंसान की जरूरतें, इच्छाएं अलग होती हैं। किसी को जीवन की भागदौड़ के बाद आराम करना अच्छा लगता है,
तो किसी को कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है। विभा तो हमेशा से बहुत कर्मठ रही है। मेरठ से रिटायर होने के बाद भी वो हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त रहती थी। वो जिम्मेदारियां निभाना पसंद करती है। ज्यादा टीवी देखते रहना तो उसे कभी पसंद नहीं था। कहती थी सारा दिन टीवी वही बड़े बुजुर्ग देख सकते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। मेरे पास तो बहुत काम है और मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूं। जीवन से भरपूर, अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखने वाली अब अपने कमरे में चुपचाप टीवी देखती रहती है। विनय जब 10 साल का था उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। विभा ने हमेशा घर और बाहर की सारी जिम्मेदारी संभाली है। वो अभी तक स्वस्थ रही है। मुझे तो लगता है किसी न किसी काम में व्यस्त रहने की आदत ने उसे हमेशा स्वस्थ रखा है। तुम धीरे धीरे उस पर फिर से थोड़े बहुत काम की जिम्मेदारी डालो, जिससे उसे लगे कि तुम्हें जरूरत है उसके साथ की, उसकी मदद की जरूरत है। सरिता बेटा, इंसान तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। जब तक उसके मन में काम करने की उमंग है उसे कुछ ना कुछ करते रहने दो। तुमने आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी, ये कहकर उसे एक कमरे में बिठा दिया है, जबकि विभा के अनुसार तो जीवन लगातार चलते रहने का नाम है। उसे अब अपना जीवन ठहरा हुआ, गतिहीन सा लगता है। तुमने मेरठ में उसकी दिनचर्या देखी थी ना, हर समय कुछ ना कुछ काम, इधर से उधर जाना, टहलना, घूमना, कितनी चुस्ती थी उसमें। मैं ठीक कह रही हूं ना बेटा? हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपकी बात समझ गई हूं। अब आप देखना, अगली बार मिलने पर मम्मी आपको कितनी चुस्त दुरुस्त दिखेंगी। अखिला मेरठ वापस चली गई। सरिता विभा के कमरे में जाकर उन्हीं के बेड पर लेट गई। विभा टीवी देख रही थी। वे चौंक गई। क्या हुआ बेटा? मम्मी, बहुत थक गई हूं, कमर में भी दर्द है। मैं दबा दूं बेटा? नहीं मम्मी, अभी तो बाजार से घर का कुछ जरूरी सामान भी लाना है। विभा ने पल भर सरिता को देखकर कुछ सोचा, फिर कहा, मैं ला दूं? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? सरिता धीमे से बोली। अरे नहीं, परेशानी किस बात की? तुम लिस्ट बना दो, मैं अभी कपड़े बदलकर बाजार से सारा सामान ले आती हूं। कहकर विभा ने फटाफट टीवी बंद किया, अपने कपड़े बदले, सरिता से लिस्ट ली और पर्स संभाल कर उत्साह और जोश के साथ बाहर निकल गई। विनय आया तो सरिता ने उसे अखिला आंटी से हुई बातचीत के बारे में बताया। उसे भी अखिला आंटी की बात समझ आ गई। उसने भी अपनी मम्मी को हमेशा चुस्त दुरुस्त देखा था। वो भी उनके जीवन में आई नीरसता को लेकर चिंतित था। 1 घंटे बाद विभा लौटी। उनके चेहरे पर ताजगी थी, थकान का कहीं नामो निशान नहीं था। मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत दिनों बाद खरीदा है, देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। सरिता सामान संभालने लगी तो विभा ने पूछा, तुम्हारा दर्द कैसा है? थोड़ा ठीक है। इतने में विनय ने कहा, सरिता आज खाने में क्या बनाओगी? अभी सोचा नहीं। विनय ने कहा, मम्मी आज अपने हाथ की रसेदार आलू की सब्जी खिलाओ ना, बहुत दिन हो गए। विभा चहक उठी, अरे अभी बनाती हूं, पहले क्यों नहीं कहा? मम्मी आप अभी बाजार से आई हैं, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए फिर बना दीजिएगा। सरिता ने कहा तो विभा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अरे आराम कैसा, मैंने किया ही क्या है। विनय ने सरिता की तरफ देखा। विभा को पहले की तरह उत्साह से भरे देखकर दोनों का मन हल्का हो गया। वे हैरान भी थे और खुश भी कि सुस्त रहने वाली मां कितने उत्साह से किचन की तरफ जा रही थी। सरिता सोच रही थी कि आंटी ने ठीक ही कहा था। जब तक मम्मी स्वयं को थका हुआ महसूस न करें, तब तक उन्हें बेकार ही इस बात का एहसास कराकर कुछ काम करने से नहीं रोकना चाहिए था। जबरदस्ती आराम नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा तो यही है कि मम्मी अपनी रुचि का काम करके अपने आप को व्यस्त और खुश रखें और जीवन को उत्साह से जिएं। उनका व्यक्तित्व आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी है। ये एहसास उन्हें करवाना ही है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।